नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज दंगल में बात धाकड़ धामी का की धमक 3 साल में कितनी कड़क। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं और बीजेपी धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए जश्न मना रही है। और जबकि कांग्रेस सीएम धामी के कार्यकाल को घोर निराशाजनक बता रही है। और कांग्रेस ने राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय का घेराव तक किया। कांग्रेस का आरोप है कि धामी सरकार के राज्य में कानून व्यवस्था बदहाल है और इसके अलावा बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं की बदहाल स्थिति जनता को परेशान कर रही है। लेकिन धामी सरकार जश्न मना रही है। आपको बता दें कि 3 साल पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते ही पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का सबसे युवा सीएम बनने का रिकॉर्ड बना लिया था। और 3 साल के कामकाज से धामी ने न केवल राजनीतिक विरोधियों को जवाब दिया, बल्कि कई अहम फैसलों से देश भर में धमक बना डाली। और कई राज्य उत्तराखंड के फैसलों का अनुसरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन्हीं फैसलों की वजह से धामी की तारीफ भी कर चुके हैं। और धामी के इन फैसलों से बनी विशेष छवि के कारण देश भर में उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया। उत्तराखंड में धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हो गया, यानी कि आज। और इस 3 सालों के कार्यकाल का अगर जिक्र किया जाए तो सरकार की ओर से ताबड़तोड़ 68 बड़े फैसले लिए गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, नकल विरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून, महिला आरक्षण भी शामिल है। जैसे फैसलों से उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली। और धामी सरकार के तमाम फैसलों को लोकसभा चुनाव 2024 के प्रमुख एजेंडों तक की में जगह दी गई। सवाल ये है कि आखिर इन तमाम फैसलों के बाद भी विपक्ष धामी सरकार के कार्यकाल की जो निराशाजनक क्यों इस कार्यकाल को बता रहा है। साथ ही आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य के इतिहास में सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड बना चुके पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सीएम धामी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और राज्य की जनता का आभार प्रकट किया है। सीएम धामी का कहना है कि वो राज्य के विकास को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण, युवाओं के हाथों को रोजगार देने के साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हो गया है। इन 3 साल के कार्यकाल में सरकार की ओर से ताबड़तोड़ 68 बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री के फैसलों की संगठन भी जमकर सराहना कर रहा है। मैं सबसे पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, दिल से उनका आभार करता हूं कि और साथ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने पार्टी के हाईकमान का, पार्टी नेतृत्व का, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का दायित्व सौंपा गया। मुझे जिम्मेदारी दी गई। निश्चित रूप से इन 3 वर्षों में ऐतिहासिक रूप से निर्णय लिए गए। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता ने पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमने भी पहले दिन से संकल्प लिया था, जो हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है, पार्टी की मूल अवधारणा है, उसको लेकर देवभूमि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। नौजवान युवाओं के लिए हमने जहां भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी बनाई, नकल का अध्यादेश लेकर आए और पिछले 3 वर्षों में 14,800 सरकारी पदों पर भर्तियां की गई। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी का 3 वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल कार्यकाल के रूप में मानता हूँ, क्योंकि
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतिहास बन जाती हैं। उत्तराखंड जिससे मैं कहूँ तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हमने दोबारा सरकार रिपीट की है और 2/3 बहुमत से हमने सरकार बनाई है। दूसरा, देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने में जितना बड़ा योगदान पुष्कर सिंह धामी जी का है वो उसकी चर्चा आज पूरे देश भर के अंदर है। खासतौर पर यूसीसी का कानून, जैसा मैंने कहा कि केवल संविधान के अंदर एक भाव रहता था कि यूसीसी लागू होनी चाहिए, लेकिन यूसीसी को लागू करने वाला भी देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। जबरन धर्मांतरण, गरीब लोगों को लालच देकर और कुछ विभिन्न प्रकार के लालचों के माध्यम से जिस प्रकार से धर्मांतरण का एक क्रम इस देवभूमि के अंदर प्रारंभ हुआ था, उसको भी तोड़ने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। नकल विरोधी कानून की अवस्था पूरे देश के अंदर खड़ी हुई है और मैं कह सकता हूँ इसका आईना, इस नकल विरोधी कानून को भी देश के अंदर स्थापित करने का श्रेय अगर किसी मुख्यमंत्री को जाता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। जबरन भूमि कब्जे का जो एक शौक कुछ लोग पाले बैठे थे, इस राज्य के अंदर पुष्कर धामी जी ने उस पर कठोरतम कार्रवाई करते हुए एक सख्त कानून बनाया। बता दें कि सीएम धामी ने महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण, 9 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क इलाज, देहरादून से कई शहरों के लिए हवाई सेवाओं के विस्तार, इन्वेस्टर समिट के आयोजन के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड, नकल विरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण विरोधी, दंगारोधी कानून, महिला आरक्षण जैसे फैसलों से उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। धामी सरकार के तमाम फैसलों को लोकसभा चुनाव 2024 के प्रमुख एजेंडों तक में जगह मिली है। हालांकि कांग्रेस धामी सरकार के कार्यकाल को घोर निराशाजनक बता रही है। वहीं कांग्रेस ने बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय का घेराव कर धामी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं को असुरक्षित बताया है। देखिए, हम लोग आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस मुख्यालय का, वो इसलिए कर रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और अभी एक हफ्ते पहले हरिद्वार में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। उसके बाद कल चंपावत में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सीट है, वीआईपी सीट है, उसमें ये चौथी घटना हुई सामूहिक बलात्कार की। हम ये बोल रहे हैं कि इस प्रदेश का क्या शासन और प्रशासन क्या कर रहा है। इस तरह की घटनाएं लगातार इस प्रदेश में, जिसको हम देवभूमि बोल रहे हैं, उसमें क्यों हो रहे हैं? क्यों अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है? हम चाहते हैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से कि जब किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है तो जो बलात्कारी हैं उनको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चला के उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि एक एग्जाम्पल हम लोग प्रदेश में सेट करें और वो बच्ची या जो पीड़िता है, जो भी महिलाएं हैं जिनके साथ ये घटनाएं घटे, उनको कम से कम ये तो लगे कि इस प्रदेश की सरकार, इस प्रदेश का प्रशासन, इस प्रदेश का शासन हमारे साथ है। कैसे बड़ी उपलब्धि हो गई? सरकारी धन से कोई आयोजन करना कौन सी बड़ी उपलब्धि है? सारा तंत्र आपके पास है, सरकारी धन आपके पास है, आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला वो बड़ी उपलब्धि होती। यदि यहाँ के हजारों लाखों युवाओं को रोजगार मिलता, कोई निवेश यहाँ पर आता, और यदि आया है तो फिर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आज 3 साल के इस शुभ मौके पर श्वेत पत्र जारी कर दीजिए ना। त्रिवेंद्र सरकार के समय पर तो नतीजा सिफर रहा, आपके समय पर नतीजा इन्वेस्टर समिट का क्या रहा? कितनी लागत लगी, प्रदेश का कितना धन खर्च हुआ और कितना जो है यहाँ निवेश आ चुका है धरातल पर, कहाँ किस किस विभाग में कौन कौन सी फैक्ट्रियां डल रही हैं, ये पता तो चले, उद्योगों का पता तो चले। वहीं दूसरी ओर सीएम हेल्पलाइन जो इन्होंने जारी करी, उसकी बहुत तारीफ की जा रही है, जबकि 2 दिन पहले सीएम हेल्पलाइन में महीनों से पड़ी हुई शिकायतों का फॉलो अप अधिकारियों ने नहीं किया था। ये स्वयं मुख्यमंत्री ने जो है फटकार लगाई अधिकारियों को और कर्मचारियों को। देखिए, कांग्रेस खुद इतनी निराशावादी हो चुकी है इस समय, क्योंकि हताशा उनके पास है। इस वक्त 5 की 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है, इससे भी वो इतने निराश हैं और बौखलाहट है उनके अंदर, और इसीलिए उनको शायद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने इस प्रदेश को चौमुखी विकास के साथ साथ इतने अच्छे और कठोर कानून बनाने का काम किया, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम किया, जिसमें नकल विरोधी कानून देने का काम किया, दंगा विरोधी कानून देने का काम किया, तमाम जो हमारी संपत्तियां लोग कब्जा लेते थे उनसे छुटकारा दिलाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती। कांग्रेस को अपना वो कार्यकाल याद करना चाहिए जिसमें वो आखंड तक भ्रष्टाचार में डूबी थी और लिप्त थी। आज कम से कम धामी सरकार ने इस तरह के कानून बनाकर यहाँ पर जो लोग घटनाओं को अंजाम दे करके चले जाते हैं उनका सत्यापन करने का काम धामी सरकार कर रही है। जो लोग गलत काम करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, उनको जेल में डालने का काम करती है। तो कांग्रेस को शायद ये कुछ नहीं दिखाई देता। केवल और केवल आज कांग्रेस हताश और निराश है, इसीलिए अपने प्रदर्शन के माध्यम से उस बौखलाहट को जाहिर कर रही है। और
और जनता ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। पांचों की पांचों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में देने का काम किया और दोनों विधानसभा जिन पे उपचुनाव हो रहा है ये भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। कुल मिलाकर धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया है। भाजपा एक और जहां धामी सरकार के कार्यकाल को ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस धामी सरकार के कार्यकाल को घोर निराशाजनक बता रही है। सवाल यह है कि आखिर इन तमाम फैसलों के बाद भी विपक्ष धामी सरकार के कार्यकाल को घोर निराशाजनक क्यों बता रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बिल्कुल, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है। और एक तरफ वो तमाम कानून जो लाए गए, यानी कि ऐसे बड़े कानूनों का जिक्र भी किया गया रिपोर्ट में, और इसके बावजूद भी अब सवाल उठ रहा है इस कार्यकाल को लेकर। और एक बार फिर से जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर, और जन समर्थन के बावजूद भी ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिषपाल सिंह बिष्ट हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूकेडी से पीसी थप्पलियाल जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और रतनमणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत शिषपाल बिष्ट से करेंगे आज, क्योंकि विपक्ष अभी पुलिस मुख्यालय का भी प्रदर्शन किया गया, घेराव किया गया, और ये घेराव क्यों किया गया, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आप सवाल उठा रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ धामी सरकार 3 साल के कार्यकाल के पूरा होने के उपलक्ष्य में जश्न मना रही है और आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्यों? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ सोनी जी, देखिए आज के समाचार पत्रों में बड़े बड़े हेडलाइन में छपा है कि मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है चंपावत, वहां जो है एक 16 वर्षीय बालिका के साथ जो है सामूहिक बलात्कार की घटना होती है। और ये पहले दिन ही आए दिन इस प्रकार की जो है सुर्खियां होती है। अभी हरिद्वार के बहादुराबाद में एक दलित बेटी के साथ जो है 15 वर्ष की थी, सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी। राजधानी देहरादून में जो है 3 लोगों की जो है लाश मिलती है। आप लगातार, और यहीं पर जो है अभी 10 दिन पहले ही जो है रायपुर के डोभाल वाला चौक में जो है खुलेआम जो है फायरिंग करके 3 लोगों पर जो है फायर ठोकेंगे, एक की जान चलेगी, 2 अभी भी जो है जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। तो राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। अगर हम बेटियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर आवाज उठाते हैं तो भाजपा कहती है कि साहब कांग्रेस जो है अनर्गल आरोप लगा दी है। इसका मतलब है कि हम जो है बेटियों के खिलाफ अत्याचारों पर जो है सरकार को घेरो भी नहीं, सरकार को जगाए भी नहीं, सरकार को चेताए भी नहीं। राज्य में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। आखिर क्यों जो है अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है? क्यों वो अपराध करने से पहले सोच नहीं रहे हैं कि हमारा अंजाम क्या होगा? वो इसलिए कि वो अपने अंजाम तक पहुंच ही नहीं रहे। जो है हल्की फुल्की धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं, वो गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद जो है छूटते हैं और धड़ल्ले से जो है अपराध करते हैं। जिसने रायपुर में रवि बड़ोला की हत्या की वो व्यक्ति पहले कई बार जेल जा चुका है हत्याओं के मामलों में। फिर जो है क्यों निगरानी नहीं की जा रही थी? हथियार लेकर के लोग सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं। गुरु नानक मतला गुरुद्वारे के मुख्य कार्यकारी बाबा तरसेम सिंह जी की हत्या लोकसभा चुनाव के बीच में हुई, जब चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। आधुनिक हथियार लेकर के दरिंदे जो है खुलेआम सैकड़ों किलोमीटर के, लेकिन कहीं बीच में जो है चेकिंग नहीं हुई, कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। अपराधियों के हौसले बुलंद है और देश में कहीं भी अपराध हो, अपराधियों की शरण स्थली उत्तराखंड बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारियों की, प्रशासन की सह है। इसीलिए जो है कांग्रेस का आक्रोश है। इसीलिए हम सरकार को जगाने और चेताने का काम कर रहे हैं। विपक्ष जगाने का काम कर रहा है, विपक्ष चेताने का काम कर रहा है। रविंद्र कुमार जी, इस बात का जवाब आपसे लेंगे। और 3 साल का जो कार्यकाल रहा और उसका जश्न किस तरीके से आप लोग मना रहे हैं? हालांकि इस 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पर बधाई भी आपको, लेकिन जो विपक्ष के सवाल हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं और आज पुलिस मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया। रविंद्र कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरे से प्रश्न है? जी जी, आपसे। देखिए
मैं सबसे पहले तो 3 वर्ष पूरे होने पे ऐतिहासिक जिस प्रकार से माननीय धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगा। और दूसरी बात, इस प्रकार से कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें कही। अपराध कहीं भी हो, चाहे 12 साल की लड़की के साथ हो या कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ हो या लड़की हूं लड़ सकती हूं की ब्रांड एम्बेसडर के साथ राहुल जी के निवास स्थान पे बदतमीजी हो, पिटाई करना हो और उठाकर बाहर फेंक देना हो, अपराध अपराध है। लेकिन हमारे और इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे अपराध होने पर हमारी सरकारों द्वारा, चाहे वो कितना शक्तिशाली हो, कितना बड़ा हो, कोई हो, तुरंत उसको सजा पकड़ के उसको सजा दिलवाने के लिए न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाता है। आप कैसे सजा दी जाती है रविंद्र जी? कैसा अपराध के हिसाब से जो सजा दी जाती है, तो आखिर अपराधियों के जहन में फिर डर क्यों नहीं? अपराध नहीं होना चाहिए जी। देखिए, मैं वही आ रहा हूँ। डर इसलिए नहीं है सोनी जी, राधिका खेड़ा एक छोटा नाम नहीं है, कांग्रेस की बड़ी प्रवक्ता थी। उसने चैनल पे बैठ के कहा कि मेरे को कुंडी लगा ली और मैं डर गई, मेरे साथ बदतमीजी करी। आप बताइए कौन सा अपराधी गिरफ्तार हुआ इन्होंने, इनका कांग्रेस का बड़ा नेता? मुझे बताइए, यही कारण है कि डरता नहीं है अपराधी, इनकी सोच, इनके कारण। वो लड़की लड़ सकती हो का ब्रांड एम्बेसडर जिसे प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में बनाया था, उस लड़की को सरेआम पीटा गया उसके बाप के सामने। अभी इसका क्या करें? 16 वर्षीय जो बच्ची है, लड़की के साथ जो रेप किया गया, इसको लेकर अपराधी को क्या सजा दी गई? अभी तो सरकार आपकी है ना। सुनिए, देखिए, जिन्होंने अपराध किया, अपराध किसी के साथ हो, मैंने पहली बार कहा ये बहुत गलत है। ऐसे लोगों को सजा कठोर से कठोर मिलती है। ऐसे अपराधियों को तुरंत उनकी गिरफ्तारी हुई है, न्यायालय के सामने पेश हुआ, उनको जो सजा न्यायालय देगा, कठोर से कठोर दंड दिलवाने का काम सरकार का है, पुलिस प्रशासन का है, एविडेंसों का है। जो भी इसमें होगा वो लिया, एक्शन भरपूर तरीके से लिया गया। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न कांग्रेस से है ना, आप मुझे बताइए, राधिका खेड़ा ने स्पष्ट रूप से अभी सत्ता में नहीं है कांग्रेस। रविंद्र कुमार जी, पहले तो ये देखिए, आप सवाल पूछते हैं, आप एंकर से भी सवाल पूछते हैं, आप विपक्ष से भी सवाल पूछते हैं। हालांकि सवाल पूछने का काम मेरा है तो मुझे करने दीजिए, आपका काम है जवाब देना। प्लीज आप जवाब दीजिए। आप विपक्ष से कैसे सवाल पूछ सकते हैं? अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है रविंद्र जी, तो उन सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। लड़की हूं लड़ सकती हूँ वाले जो ब्रांड एम्बेसडर थी, उसमें चुप क्यों हो जाते हैं? आप मुझे एक उदाहरण बताइए कि हमने देखिए वो 2 लोग थे जिन्होंने कुंडी बंद करके राधिका खेड़ा के साथ बदतमीजी करी थी, हमने दोनों को जेल भेज दिया। बताइए भेजा या नहीं भेजा? कहाँ है वो? कौन लोग हैं? उसके नाम तक बताया। उसने स्पष्ट रूप से आज भी चैनलों पे और सोशल मीडिया पे राधिका खेड़ा जी का इंटरव्यू है, क्यों नहीं है? भाई, सक्षम महिला का तो खुद दिया हुआ बयान ही बहुत बड़ा बयान होता है। तो ये देखिए, दोहरा चरित्र है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, अपराध किसी के साथ भी हो, कोई भी हो, महिला के साथ हो, पुरुष के साथ हो, बच्चे के साथ हो, उसको सजा देना, कठोर से कठोर सजा देना सरकार का काम है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। और कोर्ट से भी मेरा निवेदन है, जल्द से जल्द ऐसे लोगों को चलिए, बड़ी से बड़ी, ठीक है, कठोर से कठोर। ठीक है। लेकिन अगर सरकार शिद्दत और ईमानदारी से काम कर रही है तो ये कानून व्यवस्था को लेकर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए, या आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं वो थमनी चाहिए। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, शिषपाल, माफ कीजिएगा, पीसी थपलियाल जी। पीसी थपलियाल जी, 3 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है धामी सरकार का, तो कितने धाकड़ धामी इन 3 सालों में नजर आए? हालांकि विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उनको जनता ने हरा दिया था, लेकिन दिल्ली वालों का थैंक गॉड कि उन्होंने उनको जिताकर हमारे सिर पे बिठा दिया। अब उन्होंने आकर पहले मझार उजाड़ी, धर्मांतरण पे कानून बनाया,
उसके बाद उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाई, उसके बाद उन्होंने कठोर कानून बनाया नकल विरोधी। अब समस्या ये है कि जो बेसिक नीड है जनता की, यानी जो जिस पहाड़ ने पृथक राज्य उत्तराखंड की लड़ाई लड़ते हुए 42 युवाओं की शहादत दी है, वो आज सवाल पूछ रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर आज भी वो खून के आंसू रो रहा है। मैडम, आज भी पहाड़ की हालत बद से बदतर हो गई है। ये वोट मांगते हैं अपने दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं के बूते, ये यहाँ पे चुनाव जीतते हैं, वो लोग भी, उनके वादे भी तमाम झूठा निकला। क्योंकि हाल में ही जब हमने देखा कि हमारे पौड़ी के सांसद को ये कहकर ले गए कि तुम सांसद नहीं, तुम मंत्री चुन रहे हो, तो ऐसे झूठों पर हम कैसे विश्वास करें जो आज झूठा पूरा चिट्ठा दिखाकर 3 साल का अपना बता रहे कि हमने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन पीसी थपलियाल जी, जनता तो विश्वास कर रही है ना, उत्तराखंड की जनता ने विश्वास एक बार फिर से जताया। जनता भोली भाली है। जब प्रदेश का अध्यक्ष बोल रहा है कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया और पूरे हिंदुस्तान ने अप्रिशिएट किया, अरे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको मालूम नहीं है कि लगाएंगे। राज्यसभा में भी भेज दिया इन्होंने, क्योंकि मोदी जी को ऐसे लोग चाहिए जो दिमाग के पैदल हो। उनको ऐसा कैसे बोल दिया अध्यक्ष ने ऐसा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया हमने और पूरे हिंदुस्तान इसका अप्रिशिएट कर रहा है। जो डिफेक्टिव यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें कि ये दिखाया गया कि ये जो ट्राइबल है उनको बाहर कर दिया गया है उस यूनिफॉर्म सिविल कोड से, और साथ में जो लोग 1 साल तक यहाँ रहेगा वो यहाँ का स्थायी निवासी बन जाएगा। ऐसा डिफेक्टिव यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पे भारतीय जनता पार्टी की, ये सोचिए कि जनता नोट देगी इसको जब ये लागू करेंगे। लेकिन इनके नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान खुश है, और इनका मुख्यमंत्री दौड़ भी रहा था जगह जगह अन्य राज्यों में, और जबकि उसको कोई बुला नहीं रहा था। वो तो फलाने जगह जा रहा, आंध्रा जा रहा, तमिलनाडु की मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया। लेकिन घनश्याम गोपाल, रोजगार के मामले में आज उपनल कर्मचारियों को किस तरह से सड़कों में फेंक रहे हैं ये, क्योंकि इनको उपनल कर्मचारियों को भी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। आज जो कुछ बोल रहे हैं सारे झूठ का पुलिंदा है। और सच तो यह है कि आज आप देख रहे हो कि स्मार्ट सिटी के नाम पे देहरादून का डर्टी सिटी बनकर हमारे सामने खड़ी है। आज ऑल वेदर रोड, नो वेदर रोड बन के, जो कि केंद्र के प्रोजेक्ट है, ये तो केंद्र के प्रोजेक्ट्स को भी ईमानदारी से नहीं लागू कर पा रहे हैं। वहां भी ये भ्रष्टाचार की जो खिचड़ी है, आपने देखा नहीं कि किस तरह से नमामि गंगे में इन्होंने हमारे आदमी मार दिए, किस तरह सुरंग वाले ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसे दिए और वो सुरंग वाले ने वहां सुरंग में क्या कितने दिन तक अंदर दबे रहे, आगे वो इधर उधर से मशीनें ला कर तब जाके करोड़ों रुपए खर्च करके तब जाके उनको निकाल पाए। इनकी हालत हास्यास्पद है। इनका किसी भी फ्रंट में ऐसा अनुभवहीन सरकार हमने आज दिन तक नहीं देखी। ये अभागा उत्तराखंड में क्यों ये अनुभवहीन लोगों की जमात हमारे ऊपर थोपी गई है, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन विपक्ष के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो सत्ता है, वो अनुभवहीन है। और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा पढ़े लिखे नेता और सांसद हैं, और उसी हिसाब से रणनीति तय होती है और सत्ता चलाई जाती है। देवभूमि के दंगल में चर्चा इस बात को लेकर कि 3 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है धामी सरकार का, और इस 3 साल के कार्यकाल में जो कानून नए निकलकर सामने आए और क्या कुछ काम किए गए, इन्हीं कामों को लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। जबकि धामी की तारीफ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने कर डाली, और स्टार प्रचारक की भूमिका में भी बखूबी इस बार नजर आए पुष्कर सिंह धामी। हमारे साथ रतनमणि डोभाल जी जुड़े हुए हैं। रतनमणि जी, देखा जाए विपक्ष के जो सवाल आप सुन पा रहे हैं, या विपक्ष जिन अहम बिंदुओं को लेकर सवाल उठा रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर और तमाम बिंदुओं को उठाया गया विपक्ष की तरफ से, और शायद वही सवाल चुनाव के दौरान भी उठाए गए।
आगे उपचुनाव भी है, उपचुनाव में भी यही सवाल नजर आए। इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए सोनी जी, जो मुख्य रूप से कानून व्यवस्था का जो आज सवाल उठा है, तो एक तो यहाँ सांतर शाह जो हरिद्वार में और जो उनका मंत्री प्राप्त दर्जा वो व्यक्ति उसमें शामिल है और वो फरार है, उसको गिरफ्तारी नहीं हो पाई अब तक। तो कानून व्यवस्था को तो इससे पता चलता है, जो मुख्यमंत्री का जो अपना क्षेत्र है वहां से भी ये शिकायत है और भी जगह के हम जो पीछे कई जो घटनाएं हो गई हैं, जो चुनाव भी हो गए हैं, और इनके पास एक अच्छा मुद्दा है कि हम जनता तो हमारे साथ है, हम तो जीत रहे हैं। आप भले ही जीतते रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं उन पर चर्चा नहीं होगी, ये तो संभव नहीं है। और ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के यहाँ आपके यहाँ ये हुआ तो आप दो घटनाओं को मिला के दोनों ही बच जाए, ये भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब मोदी जी ये बात कह सकते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 साल में उत्तराखंड राज्य बना तो कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ, लेकिन इस राज्य में आके जो दिक्कत जो हमारे आ रही है, जो मैं कई बार पहले चर्चा कर चुका हूं कि जिस राज्य की उत्तराखंड की जो विशेष भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिसके कारण उत्तराखंड राज्य के जरूरत पड़ी, महसूस की गई और वो मिला। और उस राज्य के बाद आज जो ये था, जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होना था, विकेंद्रीकरण शुरू में हुआ 8 जिलों का, हम 13 जिले बन गए। और अभी जो हो रहा है, ये जो 3 साल में, ये तो गिफ्ट में हमें मुख्यमंत्री भी गिफ्ट में मिले, मोदी जी ने दिया है उनको। कोई यहाँ तो है, उन्होंने तो ये सब दिया, जनता ने भी हरा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें को कहा कि नहीं, यही आपके मुख्यमंत्री रहेंगे। चलो कोई नहीं, वो पार्टी का मामला है, हम स्वीकार कर रहे हैं उसको। लेकिन इसमें अभी जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है राज्य के लिए, कि सारा सत्ता का विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीयकरण हो गया है, जो दिल्ली से चीजें उत्तराखंड में थोपी जा रही हैं कि हमारी परिस्थितियां उस योजना के लिए, उस काम के लायक हैं या नहीं है, हम तैयार हैं या नहीं है, हमारे पास वो लोग हैं कि नहीं वो सब काम करने के लिए। तो ये जो राज्य से वो अधिकार जो छीना जा रहा है योजनाओं का, वहां से दिल्ली में आप तय कर रहे हैं कि धामी जी ये करना है, इसलिए वो यशमैन बने हुए हैं, उनकी पीठ थपथपाई जा रही है, वो प्रचार भी कर रहे हैं। यूसीसी, अब ये इतना बड़ा मामला है, सब लोग जानते हैं, संवैधानिक काम है ये। कोई राज्य सिविल यूनिफॉर्म कैसे लागू कर सकता है? ये केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती इस काम को, अगर उसको करना था? और ये इन्होंने पास करने के बाद वो उससे फर्क क्या पड़ा है उत्तराखंड में? कोई एक उदाहरण दे दीजिए कि सब ये नुकसान होने वाला था, हमने इस सिविल यूनिफॉर्म इसको लागू करने से इसको बचा लिया। क्या हुआ देश में, कहां पर क्या हुआ? ये इस तरीके से जो ना रहे, जो हमारे जो जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों को नेपथ्य में आप जोड़ रहे हैं। पिछले बात भी ये बात उठी थी भाई, त्रिवेंद्र सरकार ने एक इन्वेस्टर समिट किया था और ये दावा किया गया था कि 1,25,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। वो कहाँ गया इन्वेस्टमेंट? और ये अभी जब जो चुनाव में जाना था 19 में दिसंबर में, इन्होंने समिट किया। विपक्ष पूछ रहा है रतनमणि जी, जो सत्ता पक्ष को लगता है कि ये विपक्ष का काम है और निराशा है विपक्ष की, क्योंकि सत्ता में काबिज नहीं हो पाई, तो ये सवाल उठाना बनता है। नहीं, मैं ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक डीजीपी के खिलाफ जितने इतना बड़ा अपराध किया, जंगल कटवा दिया, उसको 10 साल लगे उसके रिपोर्ट दर्ज करने में, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है उसकी मेहनत से वो लगा रहा रविंद्र जुगरान, तब उसके डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कब से वो चलता रहा मामला, तो कोई कार्रवाई तो उस पर हुई नहीं, पूरा जंगल कट गया। इनके सारे मामले, सीबीआई के मामले वो भी लटके हुए हैं, आपके समाज कल्याण के मामले आधे अधूरे लटके हुए हैं। कौन कहाँ पे? यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी रहा है वो तो हिमाचल की सरकार गिराने के उसमें हाईकोर्ट ने कहा कि वहां थाने में पेश हो, उसको राकेश शर्मा को उनको पेश होना पड़ा है, वो भी तो उत्तराखंड का चीफ सेक्रेटरी रहा है।
तो ये भी तो इसी सरकार की उपलब्धि है ना फिर। बिल्कुल। इसको क्यों नहीं आप स्वीकार कर रहे हैं? सरकार है तो वो कुछ तो कर रही है, ऐसा नहीं है। हम वो निराशा में और की बात नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो काम हमको करना चाहिए था वो काम हमें दिल्ली बता रहा है कि आप ये काम कीजिए। बिल्कुल। ये जो केंद्र राज्य के संबंधों का सवाल है कि जो संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार है, राज्य सरकार, वो सरकार को अपना विजन तो देना चाहिए। विजन डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास? डॉक्यूमेंट तो मोदी जी का है, उसी को आप हम पे लाद रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, और वो काम नहीं कर रहे। लोगों को पानी तक भी नहीं मिला। मैं अभी आपको बताया था पिछले उसमें कि मैं तिरुगी नारायण तक गया, पूरे रास्ते में पानी नहीं है वहां, और नकली पानी लोग बेच रहे हैं वहां। तो ये कोई यात्रा चल रही है, वो यात्रा मार्ग पे आप पानी तक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या प्रगति है? बिल्कुल। लाखों लोग आ गए हैं, आप इनका जोर उस संख्या पे रहता है कि हम जीत गए, इतनी सीटें जीत गए हैं, तो आप पेट थपथपा ली तो अच्छी बात है, उसकी तो बधाई देते हैं हम लोग उनको कि आप जीत गए हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो गंभीरता से जब डिबेट आती हैं तो उसको बाहर ले जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये राज्य के जो सवाल हमारे हैं उनसे संजीदा रूप से उन पर चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र कुमार जी, इस बात का जवाब लेने के साथ साथ जो अब धामी सरकार ये मान रही है कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान उत्तराखंड को मिली है, तो इसको थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे कैसे? और अगर मिली है राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान, तो फिर ये तमाम सवाल जो हैं वो नहीं उठने चाहिए। देखिए, सवाल उठाना, सवाल खड़े करना, ये आपका अपना अधिकार है। आप जैसे मर्जी इस मंच पे चाहे खड़े करें, आप सवाल करें, लेकिन लास्ट सवाल का खड़े होने के बाद सवाल का जवाब आना तो जनता का काम है ना। आपके सवालों को जनता लगातार नकार रही है। आप सवाल जो भी कर रहे हैं, जनता को वो पसंद ही नहीं है। हमारा मतलब उत्तराखंड को इन सारी चीजों को जिनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उत्तराखंड वासियों को इन सभी चीजों की जरूरत नहीं है। ना बेहतर पानी की जरूरत है, ना रोजगार की जरूरत है, ना बेहतर शिक्षा की जरूरत है, ना बेहतर कानून व्यवस्था की जरूरत है। आप मेरा सवाल, मेरे को डोभाल जी ने बहुत सारी बातें कही जी। डोभाल जी ने कहा यूजीसी का क्या काम। मैं कह रहा हूँ, आप अगर ये सवाल क्या काम, और इसके साथ इसको लागू होने के बाद क्या ऐसा नजर आया? एक एग्जांपल भी दे दीजिएगा कि भाई यूसीसी लागू होने के बाद ये बदलाव देखने को मिला। ने कहा हम 8500 रुपए खटाखट देंगे, जनता ने इनकी 8500 पे लात मार दी, 1 लाख रुपए पे लात मार दी, हमारे यूजीसी को पास कर दिया। आप क्या कहेंगे? जनता का फैसला तो मानेंगे ना। आपने इतना बड़ा लालच दिया। तो मेरा डोभाल जी बड़े सीनियर पत्रकार है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। देखिए, आपको सवाल, आप हमारे से सवाल करेंगे, लेकिन आप हमारे सामने खड़ा किसे करेंगे? अगर यही सवालों के साथ, तो आप इनसे प्रश्न कांग्रेस से भी आप कर सकते थे कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों में दम ही नहीं है। भाजपा जिस प्रकार से काम कर रही है जनता के बीच में, उसकी अप्रोच है, दम है रविंद्र कुमार जी, ऐसा नहीं है। विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है रविंद्र कुमार जी, ये आपके हिसाब से भी मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। जनता की जरूरत को भी तो समझना होगा। अब जनाधार किस लिहाज से जनता ने आपको दिया, तो मुझे लगता है उस हिसाब से ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिरकार उत्तराखंड वासियों को जरूरत क्या है, इसको नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी आपने कहा कि विश्व स्तर पे किस पहचान बन रही, विश्व स्तर पे आज इसलिए पहचान बन रही है, आज जिस प्रकार से तीर्थाटन पर्यटन को लेके लोगों की भारी उत्साह है इस प्रदेश में आने की, और हर बार हर साल का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा है, यात्रियों के आने का सिलसिला आ रहा है। आंकड़े रविंद्र कुमार जी, अच्छी बात है कि इस बार आपको आंकड़े जो हैं वो ज्यादा नजर आए, लोगों की संख्या यहां पर ज्यादा नजर आई, लेकिन अव्यवस्थाओं के अभाव में वो तमाम श्रद्धालु जो चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे हुए थे, उन्हें आधे रास्ते वापस जाना पड़ा। उसका क्या, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए सोनी जी, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ व्यवस्थाओं में हो सकता है कहीं कमी रह गई हो, लेकिन उसको उसके कारण से आप ये लगाइए कि कहीं से कहीं तक लोगों के जोश में कमी नहीं आई है। लोगों का जोश कम नहीं है, लोगों की आस्था कम नहीं है, लोगों को यहाँ का इसके लिए सुंदर आपका जो जवाब वातावरण- निकलकर रविंद्र कुमार जी सामने आ रहा है, उससे यही लगता है कि उसकी जिम्मेदार भी जनता ही है। नहीं, सरकार जनता- जिम्मेदार नहीं है, जनता जिम्मेदार है। देखिए, व्यवस्थाएं हो सकता है 19-20 कहीं पे कम हो, कहीं पे ज्यादा हो। जहां पे अच्छी वहां के लिए किसी ने प्रशंसा नहीं करी। हाँ, जहां पे खराब हुई वहां को लेके जरूर पिन आउट किया गया, पॉइंट आउट किया गया। मैं इसीलिए कहता हूं, मैं हर चैनल में जब भी बैठता हूं, कहीं ना कहीं हम अपनी जो समस्या है उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जिसके कारण जो हम उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार एक आभा मंडल बनाती है, उसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का चलिए काम रविंद्र कुमार जी, केंद्रीयकरण शब्द का इस्तेमाल किया डोभाल जी ने, इसका जवाब देंगे? केंद्र से केंद्रीयकरण शब्द का इस्तेमाल किया कि सारी चीजें जो हैं वो केंद्र के हाथ में हैं, और केंद्र से ही क्या अब उत्तराखंड राज्य जो है वो संचालित होगा, वहां की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त होंगी? देखिए, ये तो डोभाल जी का अपना कहना है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। पूर्ण रूप से इस प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से खुले हैंड से काम कर रहे हैं, अपने डिसीजन अपने आप ले रहे हैं। और देखिए, खाली चलिए, केंद्रीयकरण मतलब राज्यकरण खत्म होगा, मंत्री को देश भर में लोकप्रियता हासिल है, देश भर में लोकप्रियता हासिल है। आप ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में कहेंगे इन्हें कोई चला सकता है? अरे मुख्यमंत्री हमारे जो है, हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे को इतना कार्यशील मुख्यमंत्री मिला है, जो 24 घंटे काम 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 जनता की सेवा में लगा हुआ है। ऐसे अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जनता परेशान है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पलायन रुक नहीं रहा है, पानी के लिए लोग अभी भी जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, जो कि कहा जाता है पहाड़ का पानी, और ये लगातार पहाड़ का पानी चाहे ऊर्जा वाला एक प्रदेश कहा जाता है। तो ये तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर इतना काम किया जा रहा है तो भाई वो काम नजर भी तो आना चाहिए कि महज कागजों तक ही सीमित रखेंगे आप लोग। शिषपाल जी का रुख करेंगे। शिषपाल जी, विपक्ष लगातार मुद्दे उठाता है, लेकिन वो मुद्दे जनता को पसंद नहीं, ऐसा मानना है बीजेपी प्रवक्ता का, या फिर जनता को जरूरत किस चीज की है, उन मुद्दों तक विपक्ष पहुंच नहीं पा रहा है? देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्ता के अहंकार में ऐसी बात करते हैं, ये भूल रहे हैं कि सरकार भी जनता चुनती है और विपक्ष को भी जनता चुनती है, और जो है जनता ने कांग्रेस को जो है जन मुद्दों की चौकीदारी की जिम्मेदारी सौंपी, और हम लगातार जो है जनता के हित में आवाज उठा रहे हैं। और ये कहते धामी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं, विकास के मामले में झंडे गाड़ दिए हैं। मैं बताता हूं, कल ही के अखबार में समाचार छपा है, बड़कोट में जो है वहां की जनता 1 महीने से ज्यादा समय हो गया धरने पे बैठी हुई कि उनको पीने का पानी जो है उपलब्ध नहीं हो रहा है। 300 लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि हमारी गुहार सुनी जाए। राज्य सरकार का कोई मंत्री, कोई अधिकारी उनकी जो है समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये विकास है कि पीने का पानी भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा। और आज ही का समाचार पत्र है ये दैनिक जागरण, ये देखिए बड़े बड़े अक्षरों में समाचार छपा है कि 1011 प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, जबकि इसी वर्ष समग्र शिक्षा के लिए 1196 करोड़ रुपए केंद्र से मिले हैं धनराशि। आखिर कहां जा रहा है ये पैसा, अगर बेटियों के लिए शौचालय भी आप जो है प्राथमिक स्कूलों में उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? लगातार प्राथमिक स्कूल जो है बंद हो रहे हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं है, जाएंगे भी कैसे जब उनके पास फर्नीचर नहीं होगा, पढ़ने के लिए किताब नहीं होगी, जो है शौचालय तक जो है उपलब्ध नहीं होंगे। स्वच्छ भारत मिशन जो है 10 साल से चल रहा है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया जा रहा है। आप अगर मूलभूत सुविधाएं भी बच्चों को नहीं उपलब्ध करा पा रहे, आम नागरिक को जो पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे, राजधानी देहरादून में ही सोनी जी आपने देखा हर वार्ड में जो है पेयजल की समस्या थी, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, सरकार को चेताना और जगाना पड़ा। और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है क्या हुआ, आप देखिए 2 दिन की बारिश में पोल खुल गई,
सड़कों में आप जो है गाड़ी से नहीं निकल सकते, पैदल निकलना तो दूर की बात है। ड्रेनेज की समस्या जो है नहीं सुलझा पाए आप बड़े बड़े दावे करने के बाद। तो कैसा विकास हो रहा है? ये तो राजधानी देहरादून में ही दिख रहा है। और कितना जो है तो रोजगार उत्तराखंड की हमारे जनता प्रदेश विकास में चाहती नहीं है ना। अभी रविंद्र कुमार जी की जो बात निकलकर सामने आई उससे तो यही साफ होता है कि भाई उत्तराखंड की जनता ने अगर एक बार फिर से जनाधार दिया है, अपना जन समर्थन दिया है, तो उसको ये सारी चीजें नहीं चाहिए। ने जनादेश दिया डबल इंजन के नाम पर। जनता को लगा कि डबल इंजन की सरकार चुनेंगे, जो ये कहते रहे हैं, तो जो है रोजगार की बाढ़ आएगी, विकास ना जाने कितना जो है हो जाएगा। लेकिन जनता निराश हो रही है। कहीं भी जो है तो बेरोजगारों को रोजगार के विकास का विपक्ष तस्वीर में के ये गंभीर मुद्दे जनता को समझ क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं? नहीं है जी। सोनू जी कुछ कह रहे थे? शिषपाल जी, जनता को आखिर ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है वो जनता क्यों नहीं समझ पा रही, या फिर आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जनता जनार्दन समझ रही है। और भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 2019 में जो प्रदर्शन किया था, आप देखिए 2024 में भाजपा की लीड घटी है। भाजपा का जो है जो दावा था कि 5 लाख वोटों के अंतर से हर लोकसभा सीट जीतेंगे, वो दावा जो है खुद साबित हुआ। हाँ, हम भी जो है जीत दर्ज नहीं करा पाए, तो हम भी आत्मचिंतन और मंथन करने का जो है काम कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं हम। भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो नाकामी है, लगातार जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। और देखिए आने वाले समय में निश्चित तौर पर जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, ऐसे ही लोकसभा चुनाव से पहले भी आप लोग बोल रहे थे, लोकसभा चुनाव के बाद हालांकि नतीजे भी सामने आ गए। अब आगे देखना होगा कि भैया क्या झंडे विपक्ष गाड़ता है या किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच विपक्ष जाता है। यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं पीसी थपलियाल जी का। पीसी थपलियाल जी, क्योंकि 68 बड़े फैसले लिए गए हैं 3 सालों में, धामी सरकार ने लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हाईलाइटेड है, नकल विरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी कानून और महिला आरक्षण। इन कानूनों के आधार पर कितना इम्प्लीमेंटेशन नजर आया धरातल में आपको? देखिए, ये धर्मांतरण हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ये जनता के जन्मदिन नहीं। इन्होंने जो इनकी राजनीति धर्म के आधार पर चलाते हुए, इनको तो विकास नीति करनी चाहिए थी, लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जो मुहैया करानी चाहिए थी, वो न करके उन कामों को कर रहे हैं, जैसे मझार उजाड़ने का काम, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का काम, धर्मांतरण का कानून बनाने का काम। तो उससे लोग दिग्भ्रमित हो गए। वो ये बोल रहे कि क्यों हमें वोट मिल रही। इनका जो प्रचार तंत्र है वो ये नहीं बोलता कि तुम अपने, अभी आप उनको बोलोगे कि क्या क्या अचीवमेंट हुआ इन 3 सालों में, तो प्रवक्ता कुछ भी नहीं बता पाएगा। लेकिन ये जरूर जो जनता की ये कांग्रेस मुस्लिम परस्त है, फलाने ऐसे है, मतलब दूसरों को बदनाम करने का एक हाई क्लास कौरवी राजनीति भारतीय जनता पार्टी संचालित कर रही है। अब जब जमीन पे आओ तो जमीन पे साफ दिखाई दिया लोगों कि जब पर्यटन की बारी आई, पर्यटन प्रदेश कहलाता है, पूरा रोजगार पर्यटन के ऊपर लोग इंतजार करते हैं कि कब पर्यटन, वो फिर के बल पे गिरा। केंद्र को आना पड़ा, सब देखा। इसमें प्रवक्ता ने भी देखा कि केंद्र गृह मंत्री को इंटरवेन करना पड़ा पर्यटन में, जब ये कंट्रोल नहीं कर पाए। वन आदमी, जंगलों का प्रदेश, उसमें वन आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाए। इनके सांसद को नीति आयोग के पास जाना कि प्रभु आप कुछ ऐसे बनाओ कि जिससे कि क्या हम ये जो हमारी राज्य सरकार है, ये बच्चे जाने की किस तरह से वन आदमी कंट्रोल की जाए। तीसरा, कि साहब हरिद्वार में पूरा अवैध खनन हो रहा है, और इस अवैध खनन के लिए जो सरकार है उसको पूरे किसान रो रहे हैं। इनके खुद के सांसद, हरिद्वार का नवनिर्वाचित सांसद भारतीय जनता पार्टी का बोल रहा है कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। अब देखिए, इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए कि जहां खुद के सांसद कटघरे में खड़ा कर रहे हो, और जनता जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे चुनाव होते, चुनाव के टाइम पे 6 करोड़ की शराब अंदर पहुंच जाती है।
पूरा जिस तरह से माफिया उत्तराखंड की राजनीति को संचालित कर रहा है वो बहुत चिंतनीय विषय है। वो इतना चिंतनीय है कि इसके लिए तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि खुद मोहन भागवत जी ने राष्ट्रीय लेवल में बोला कि भाई अहंकारी राजनीति खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कोई भी बोलता है अहंकार में बोलता है। इनका जमीनी जो मुद्दे हैं उनको समझते हुए नहीं बोलते वो लोग कि आज रोजगार क्या हो गया, आज स्वास्थ्य में क्या हो गया, ये नहीं। आज उत्तराखंड में पहाड़ में कहीं भी कोने में अगर कोई बीमार होता है, चाहे महिलाओं का प्रसव डिलीवरी केस हो, चाहे हार्ट अटैक का केस हो, उसको सीधा देहरादून आना पड़ता है। बीच में कोई ऐसा हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जो हमें बचा सके। तो आप 24 साल में हमने कितनी बड़ी भूल की जो ये राज्य उत्तर प्रदेश से ले लिया, और उत्तर प्रदेश के आज जितने क्रिमिनल हैं वो योगी के योग्य नेतृत्व के कारण वहां से सीधा उत्तराखंड में आ गए। यहाँ पे ड्रग माफिया आ गया, शराब माफिया आ गया, लुच्चे लफंगे सभी आ गए हैं, और ये इनके बूते के बाहर है यहाँ पे जनता को सुरक्षा देना। हमारे साथ रतन मणि जी भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल थपलियाल जी आपका रुख करेंगे, रतन मणि जी का रुख करेंगे। रतन मणि जी, 68 बड़े फैसले जिसको लेकर धामी सरकार अपने पेट थपथपाने का काम कर रही है कि 3 साल में भाई बहुत बेहतर काम किया गया उत्तराखंड के लिए, लेकिन उत्तराखंड के लिए क्या शिक्षा पर काम किया गया, रोजगार पर काम किया गया, स्वास्थ्य पर काम किया गया, और किया गया तो क्या वो धरातल पर नजर आ रहा है? देखिए, शिक्षा पे तो अभी एक जो रिपोर्ट आई थी 1067 जो विद्यालय हैं वो बंद हो गए हैं।